जी हाँ, क्योंकि ये जानकारी भी मिल रही है कि इस मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। राम मंदिर दान चोरी मामले में आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि देखिए अभिजीत, ये सबसे बड़ा सवाल था कि एसआईटी ने जांच शुरू कर दी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, उत्तर प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट आगे भी भेज दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो अब एफआईआर के बाद क्या हम ये जो दायरा है जांच का वो बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि कुछ नाम है जिनकी लगातार चर्चा हो रही है? क्या नामजद भी हो सकती है एफआईआर? क्या जानकारी मिल रही है? क्या इस तरह की खबरें भी हैं? जी, निश्चित तौर पर जो एफआईआर में जिन सबूतों के बिना पर ये एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग गड़बड़ी करते हुए देखे जा सकते हैं प्रत्यक्ष, और फिर उनकी मदद करने वाले लोग, इन दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जो है खबर अभी आ रही है और इसमें और भी डिटेल्स अभी आएंगे। लेकिन तमाम जो जाँच चली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो दस्तावेज खंगाले गए, और सबसे अहम जो इसमें भूमिका या अगर साक्ष्य की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज था, जिसके डिटेल एनालिसिस में ये पता चला कि हाँ, कुछ लोग जो गड़बड़ी है वो करने में संलिप्त हैं। कैश की रिकवरी भी हुई थी और निशानदेही पर भी रिकवरी हुई थी और मंदिर परिसर के भीतर से भी रिकवरी हुई थी। तो तमाम उन फुटेज को एसरटेन करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया गया कि किन किन लोगों को एफआईआर में नामजद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि जो कैश के काउंटिंग और उसके कलेक्शन में इन्वॉल्व लोग थे उनमें से लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जब एफआईआर कॉपी फाइनली हमारे पास में होगी तो हम ये भी देख पाएंगे कि और किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें है। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो नाम और चेहरे इसमें सामने आ रहे थे उनकी संलिप्तता की बात बताई जा रही थी और वो इस एफआईआर में उनके नाम शामिल हो सकते हैं, दर्ज हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जी अभिजीत, हमारे साथ इस बीच विपिन चौबे भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है, जो अभिजीत भी बता रहे हैं कि 8 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका नाम शामिल है इस एफआईआर में, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो सीसीटीवी में दिखाई दिए थे हेराफेरी करते हुए लोग, वो शामिल किए गए हैं। लेकिन अब जब ये एफआईआर हो गई है तो दायरा क्या उन लोगों से जो सामने दिखाई दे रहे थे उससे और आगे बढ़ेगा? और क्या कुछ जानकारी एफआईआर से संबंधित? बिल्कुल सुमेरा, उसका दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है और सीएम जब इस बार अयोध्या गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इंतजार करिए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको निराशा हो। 15 दिन का वक्त मांगा गया था और आज 8वां 9वां दिन है उनके दौरे का। और इस बीच जो कमिटमेंट था उसके अनुसार ट्रस्ट की तरफ से जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके बाद ये ट्रस्ट पर दबाव बना और कहीं ना कहीं दबाव में ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर लॉन्च कराई गई है और इसमें 8 लोगों के नाम शामिल हैं। बाकायदा एसआईटी ने जो विजुअल्स देखे थे उसमें उन नामों का जिक्र है। थोड़ी देर में, मुझे लगता है 2-4-5 मिनट में मैं वो नाम भी आपको बता दूंगा जो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ ये सीसीटीवी फुटेज इसमें सबसे बड़ा एविडेंस होंगे। विपिन, क्योंकि देखना बहुत जरूरी होगा कि जो दिख रहे थे सीसीटीवी में, जिनके बारे में, जिनके नाम की चर्चा लगातार हो रही थी, जो हेराफेरी करते हुए दिखाई दिए थे, यानी जिनके खिलाफ साक्ष्य शुरुआती तौर पर दिख गए हैं, क्या सिर्फ वही लोग शामिल हैं एफआईआर में या उनके अलावा भी कुछ और लोग जो उनके ऊपर लोग थे, क्या वो भी शामिल किए गए? देखिए, अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारी होगी, उनके बयानात होंगे, उसके बाद हो सकता है जो ट्रस्ट के बड़े चेहरे, मैं जान रहा हूं आप जिनका नाम लेना चाह रही हैं, देखिए चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, इनका नाम एफआईआर में नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं। फिलहाल जो काउंटिंग वो लोग थे जो सीसीटीवी में पकड़े गए हैं उनका नाम एफआईआर में डाला गया है। तो एक तरह से आप इस खबर को ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटे लोग, क्योंकि अभी उन पर हाथ नहीं डाला गया है, जिनका वर्चस्व उनको था, वो लोग जो चोरी करते नजर आए हैं उनको फिलहाल उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। वो लोग चोरी करते नजर आए हैं, सीसीटीवी एविडेंस उनके साक्ष्य के तौर पर मौजूद है और एसआईटी की रिपोर्ट, इसमें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जो एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इस एफआईआर को दर्ज कराया गया। इसी पर अभिजीत से भी कुछ एक और जानकारी ले लेते हैं। विपिन बने रहे हमारे साथ। अभिजीत, देखिए अभी विपिन ने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए किस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इससे संबंधित क्या और जानकारी मिल रही है कि कैसे ये फैसला किया गया कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, या ये एसआईटी की रिपोर्ट क्योंकि पहले आ चुकी थी उसके आधार पर है? क्या किस तरह से इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि आखिरकार एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हुई नहीं थी?
निश्चित तौर पर एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट जो एक हफ्ते में सौंपी जानी थी वो एक हफ्ते में सौंपी गई। एसआईटी यहां पहुंची, 6 दिन तक यहां पर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की गई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसका डिटेल एनालिसिस किया गया। उसके अलावा जो दस्तावेज थे उनको खंगाले गए। जो लोग इसमें जिनकी संलिप्तता पाई गई उनसे पूछताछ, घंटों और लंबी पूछताछ की गई। तो तमाम ऐसे साक्ष्य जुटाए गए हैं और ठोस आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। शायद इसलिए इतना समय भी लगा है, लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो आने वाले समय में एक्शन इसमें तेज हो सकता है। जैसा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद भी अपनी तरफ से ये मांग लगातार रख रहा था कि इसमें सख्त सजा होगी, ये बात उनके द्वारा कही जा रही थी। तो अब एक्शन मोड शुरू हो जाएगा, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू होगा। आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ज़्यादा तेज ये अब जांच जो है इसकी वो हो सकती है और वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम इसमें सामने आएंगे जो लोग बिल्कुल तो तेज होगी अब जांच, क्योंकि एफआईआर हो गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में बड़े बड़े लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है 8 नामजद लोग हैं जिनमें 6 कैशियर हैं जिन पर एफआईआर हुई है। यानी वो तमाम लोग जो सीसीटीवी में दिखे थे, बड़े बड़े लोगों का नाम लेकिन एफआईआर में नहीं है। 8 लोगों का नाम है, नामजद एफआईआर कराई गई है। ये जो 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है अयोध्या में, उनमें से 6 कैशियर हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) ये लगाई गई है। एफआईआर में नामजद 8 लोगों में से 6 कैशियर हैं। अयोध्या में दर्ज कराई गई है ये एफआईआर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसआईटी ने अपनी 1 हफ्ते में जांच की, वो रिपोर्ट सौंपी उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे आगे गृह मंत्रालय को सौंप दिया और उसके बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वीएचपी की बड़ी बैठक भी हुई थी। इस बड़ी बैठक में भी ये साफ संकेत मिल रहे थे कि एफआईआर होनी चाहिए। जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, अपराध किया है, उनको जेल जाना चाहिए, ये वीएचपी का पक्ष था। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अयोध्या के थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आखिरकार 1 हफ्ते के बाद एसआईटी की जांच के बाद ये शिकायत दर्ज हुई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर अब दर्ज हुई है। सीसीटीवी में दिखने वाले संदिग्धों को ही एफआईआर में फिलहाल शामिल किया गया है और जो धाराएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की धारा 317(5), 61(3)(5) के तहत ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। इसको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी कि तब जबकि शुरुआती जांच में भी साक्ष्य सामने आए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस तरह की जानकारियां सामने आ चुकी हैं और उसके बाद लगातार रोज नई जानकारी सामने आ रही थी। ऐसे में एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई है, ये सवाल पूछा भी जा रहा था। विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा जा रहा था और ये सवाल उठ रहा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। तो आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।